नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 10,107 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं राज्य में 10,567 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। तो वहीं मृतकों की बात करें तो 237 संक्रमितों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 59,34,880 हो गई है। तो वहीं 1,36,661 एक्टिव मरीज हैं। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर 10,107 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। वहीं 10,567 लोग कोरोना को मात देकर ठीक होकर घर गए हैं। और 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों की 237 संक्रमितों की मौत हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समंदर में इस वक्त सबसे बड़ा रेस्क्यू चल रहा है। रेवदंडा के समुद्र में एक बार्ज डूबा है, जिस बार्ज पर 16 नाविक सवार थे। नाविकों को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया है। जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। मंगलम नाम का मालवाहक जहाज फंस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो मालवाहक जहाज जो समुद्र में फंस गया है, जिसके बाद से 16 नाविकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 16 नाविक सवार थे इस बार्ज पर, जिसे रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेवदंडा के समुद्र में एक बार्ज डूबा है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मंगलम नाम का मालवाहक जहाज जो फंस गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में एनआईए ने पूर्व एसीपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया है। शर्मा के घर पर आज सुबह रेड हुई और उनसे घर पर ही पूछताछ हुई। एनआईए जानना चाहती है कि प्रदीप शर्मा बर्खास्त किए गए एपीआई सचिन वजे और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे के संपर्क में थे या नहीं। मनसुख हिरेन की हत्या के केस में अरेस्ट किया गया पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे भी शर्मा के करीबी माने जा रहे हैं। तो एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में एनआईए ने पूर्व एसीपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को भी हिरासत में लिया है। शर्मा के घर पर आज सुबह छापेमारी हुई और उनसे घर पर ही पूछताछ हुई। एनआईए जानना चाहती है कि प्रदीप शर्मा बर्खास्त किए गए एपीआई सचिन वजे और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे के संपर्क में था या नहीं। मनसुख हिरेन की हत्या के केस में अरेस्ट किया गया पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे भी शर्मा का करीबी रहा है। आगे बढ़ते हैं। दादर के शिवाजी पार्क इलाके में बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो वहीं बीजेपी महिला पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर मामले में लगातार शिवसेना के खिलाफ फटकार मोर्चा निकाला था। उनका यह मोर्चा दादर स्थित शिवसेना भवन के सामने जैसे ही पहुंचा, वहां पहले से ही सेना भवन में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद थे और बाहर पुलिस भी कड़ा बंदोबस्त में था। लेकिन जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे, शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। खासतौर से महिला पदाधिकारियों को लाठी से पीटा गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता भिड़ गए। दरअसल बीजेपी की तरफ से फटकार मोर्चा करके एक सड़क पर नारे लगाते हुए एक मोर्चा निकाला गया था। उसी दरमियान जब दादर ये मोर्चा पहुंचा शिवसेना कार्यालय के सामने, उसी दौरान शिवसैनिकों के साथ बीजेपी और शिवसेना दोनों के कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि शिवसैनिकों ने लाठी और डंडों से पीटा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे सहकारी पुलिस को सूचित करके आंदोलन में उतरे थे। आंदोलन भी शांति से किया, उसके बाद अटक होके जा रहे थे तो पुलिस के पीछे छुपकर
और ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक महिला के ऊपर अन्याय और हल्ला करना, ये औरंगजेबी वृत्ति का परिचय है। शिवसेना की अभी रणनीति औरंगजेब शाही की हो गई है। और जब सोनिया और वाड्रा अपने नेता बन जाते हैं, तब शिवसेना के लिए तेंदुलकर, साठे और अंबेडकर ये पराये बन जाते हैं। भारतीय जनता युवा वहीं कोल्हापुर में कल मराठा आरक्षण पर दलित सेना और मराठा नेता एक साथ दिखाई दिए। छत्रपति संभाजीराजे और डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर फिर एक बार मराठा आरक्षण आंदोलन के माध्यम से एक साथ दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने एक साथ आने से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दोनों भविष्य में एक साथ चुनाव लड़ने की योजना भी बना रहे हैं। ये सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं। तर अशा प्रकारचे ह्या समाजाच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण होत होते। माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यानं आज या ठिकाणी भूमिका मांडली पाहिजे असं नाही। दुर्दैवानं खरं तर सुप्रीम कोर्टानं 2-3 प्रकारचा अभ्यास केलाय। खरं तर 102व्या घटना दुरुस्ती ये कल के फंक्शन की वजह से एक महाराष्ट्र में अच्छा सोशल इंजीनियरिंग का मैसेज छत्रपति संभाजी राजे जी और प्रकाश अंबेडकर साहब के माध्यम से और कोल्हापुर के पूरे विधायक और सांसदों के माध्यम से एक अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में गया, ये बात कह सकते हैं। इसका ताल्लुक नीति से लगाना आज के तारीख। तो कोंकण में मौसम विभाग की तरफ से जारी ऑरेंज अलर्ट के बावजूद जिले के मूसलाधार बारिश के कारण चिपलून गुहागर तालुका के निचले इलाके में पानी भर गया है। चिपलून क्षेत्र में मछली बाजार, ओल्ड बाजार, ब्रिज, नाइक कंपनी में भी पानी भर गया है। और अगर बारिश यूं ही जारी रही तो वरिष्ठ वहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि वशिष्ठी नदी और शिव नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे शहर के लिए बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन सुबह से बारिश कम होने की वजह से चिपलून मार्केट के व्यापारियों की चिंता कम हुई है। हालांकि नगर पंचायत ने नागरिकों को चुनौती दी है कि दिन में बारिश हुई तो चिपलून शहर में बाढ़ आने की संभावना है। इसलिए नगर पंचायत ने घर में रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। वहीं नासिक में एलपीजी गैस टैंकर की दुर्घटना हुई है। गनीमत रही कि हादसा टल गया। सामने से ऑटो रिक्शा अचानक आने के चलते इमरजेंसी ब्रेक लगाने से एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलट गया, जिसके चलते ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। और अब बात रायगढ़ की, जहां पर कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है, जिसके चलते सूनी सड़कों पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। रोहा के लघर के रास्ते मुरुद रोड कवलठे में पत्थर और मिट्टी भी ढह गई है, जिसके चलते यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। निर्माण विभाग के कर्मचारी की ओर से मलबा हटाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायगढ़ की तस्वीर है, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कें बाधित नजर आ रही है। वहीं अहमदनगर में कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों पर हमला करने का आईएमए ने निंदा की है। आईएमए ने हमले के विरोध में बंद का ऐलान किया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि डॉक्टरों के और अस्पताल के खिलाफ अगर कोई हिंसाचार में उतर आता है तो उसके लिए बहुत सख्त कानून की, केंद्रीय कानून की ज़रूरत है और इनके केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट। वो न्यायालय की ओर से स्थानीय स्वशासी निकाय में आरक्षण रद्द किए जाने के कारण ओबीसी समुदाय का राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया गया है और इसी आरक्षण को बचाने के लिए ओबीसी जनगणना सहित कई न्याय के मुद्दों पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद और सभी ओबीसी संगठनों ने नासिक के द्वारका चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई मांगे भी की।
वहीं उस्मानाबाद में हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। बारिश से किसानों को अच्छी राहत मिली है। कलंब, वाशी, भूम, तुलजापुर, लोहारा तालुका में बारिश हुई है। बारिश ने खेतों को भिगो दिया है और जिले में नदियों और नालों में पानी भर गया है। तो 2 साल की कोरोना महामारी के बाद भी उद्योग, व्यापार और सभी को अनलॉक किया गया है, लेकिन पिछले 2 साल के दो साल से स्कूल खोला नहीं गया है, जिसके चलते स्कूल ड्रेस व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जहां जून से जुलाई महीने के बीच में स्कूल शुरू होता है, वहीं उनको घाटा हो रहा है। हमारा कोई भी माल का सेल हुआ नहीं, इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमें उम्मीद थी कि इस वर्ष हम अपना माल काफ़ी संख्या में बेच करके अपनी जो राशि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है वो जमा कर लेंगे, लेकिन इस साल भी स्कूल खुलने के अभी तक के कोई आसार नहीं दिख रहे। शुरू होने वाली है, क्या ये ऐसा ही माल पड़ा रहेगा या फिर स्कूल कब शुरू होने वाली है ये तो प्रशासन बताएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई ऐसे यहाँ पर व्यापारियों ने, कई ऐसे दुकानदारों ने कई सारा माल जो स्कूलों को लगने वाला, जो बच्चों को शिक्षा के लिए लगने वाला वो माल लाकर रखा है, लेकिन अभी 2 साल बीत जाने के बावजूद भी ये पूरा गोदाम में भरा हुआ है और आने वाले समय में ये कब शुरू होंगी स्कूल ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं रायगढ़ के सुधागढ़ तालुका जैसे पहाड़ी, दुर्गम और आदिवासी बहुल तालुका की 2 युवतियों ने दिखाया है कि अगर आप जीवन में एक बड़े लक्ष्य के साथ आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत को जोड़ते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सुधागढ़ की इन 2 युवतियों की सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने पायरी की वाड़ी गांव के पास अपने ही खेत में तरबूज को आधुनिक तरीके से लगाया है। दोनों युवतियों ने कृषि का अध्ययन करते हुए इस साल अप्रैल और जून में 4 से 5 टन तरबूज का उत्पादन किया। फुटेज है। रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तहसील के तहत आने वाले पायरीवाड़ी गांव के नज़दीक यहाँ पे पहाड़ी एरिया में हम देखेंगे तो वाटरमेलन की खेती की है। ये खेती किसी पुरुष ने नहीं तो 2 युवती जो है उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। उनसे जान लेते हैं हम ये खेती किस प्रकार उन्होंने की है। क्या कहेंगे? ज़्यादा तो लोग यहाँ रायगढ़ में भात खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, पर हमने ये बारिश के मौसम में वाटरमेलन की खेती की है। मतलब हमें करना था, अब पहले से ही करना था, पर वो करने के लिए हमें बहुत लेट हो गया। मतलब लॉकडाउन था, वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, उसके वजह से हमें मल्चिंग पेपर डालना था, वो उसको भी बहुत देर हो गई। और उसके बाद हमने ये अप्रैल में हमने वाटरमेलन के सीडलिंग्स लगाए और अभी हमें बहुत अच्छे से पीक लिया है उसका और हम बहुत सेटिस्फाइड है। अगर हमें मेहनत करने की चाह हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ बारिश के मौसम में वाटरमेलन का प्लांटेशन किया है। अगर आपके पापा के पास अगर थोड़ी बहुत भी खेती हो तो आपको जॉब के पीछे भागने से ज़्यादा उस खेती में अगर आपने ध्यान दिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। पीक लिया है तो ये इनकी पूरे ज़िले में सराहना हो रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत। तो महाराष्ट्र के पालघर के डहाणू तहसील में विशाल फायर वर्क्स नाम की एक पटाखा कंपनी में आग लगने से धमाका हुआ है, जिसके चलते 10 लोग जख्मी हो गए हैं। पटाखा फैक्ट्री हाईवे से करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल में बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। तो पालघर के डहाणू तहसील में विशाल फायर वर्क्स नाम की पटाखा कंपनी में आग लगने से धमाका हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिससे 10 लोग जख्मी हो गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस आलिया एफ ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लेते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आलिया शुरू में इंजेक्शन लेने से डरती हैं। इसके बाद नर्स और मेडिकल स्टाफ ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक रहेगा और उन्हें आराम से वैक्सीन लेने को कहा। जैसे ही नर्स उन्हें बताती हैं कि उनका टीकाकरण हो चुका है, वह राहत महसूस कर रही हैं। साथ ही आलिया खुश होते हुए कहती हैं कि धन्यवाद, यह बहुत अच्छा रहा, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। वाशिम के मंगरूल पीर के भाजपा विधायक लखन मल्लिक के विश्राम गृह का ताला तोड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल लखन मल्लिक विश्राम गृह पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं था और उन्होंने पत्थर से विश्राम गृह का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़कर कानून हाथ में लेने वाले विधायक पर जिला प्रशासन या संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करता है या नहीं, ये देखना होगा। तो कोरोना काल में वाशिम के एक दंपति ने आंगन में कुआं खोदकर खुद को और गांव वालों को पानी की परेशानी से बाहर निकाला है। बता दें कि 20 से 30 फीट कुआं खोदने में दंपति को 45 दिनों का वक्त लगा, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है और पानी की जरूरत पड़ने पर अब लोगों को 3 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद रत्नागिरी जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिले में कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं और पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है, जिसके चलते चिपलून कराड़ मार्ग पर कुम्भरली घाट आने वाले यात्रियों और नागरिकों को बिना RT-PCR के शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आदेश जारी होने के बाद हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और निरीक्षण करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं अहमदनगर के दिल्ली गेट परिसर में शराब पीने के कारण हुए झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम दिलीप विरदकर बताया जा रहा है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने सोनू बिज्जा नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने बयान में बताया कि छोटी सी बात पर झगड़े हुए और फिर युवक की हत्या कर दी गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।